Assalamu alaikum students, welcome to video lectures of organizational behavior. This is part 2 of our chapter personality and values. In our previous lecture we were discussing about personality. हमने personality को define किया as a pattern of relatively enduring or permanent ways that a person feels, thinks and behaves. The sum total of ways in which an individual reacts and interacts with others, the measurable traits a person exhibit. तो मैंने आपको उसकी एग्जांपल्स दी थी और आगे चल के हम उनके फर्दर एग्जांपल्स भी देखेंगे कि इंसान एक किस तरीके से फील करता है, थिंक करता है, बिहेव करता है, उसका एक कंसिस्टेंट पैटर्न जो है वो उसकी पर्सनैलिटी होती है. पर्सनैलिटी सिचुएशन के साथ इंटरेक्ट करके एक ख़ास सिचुएशन में पर्सनैलिटी जिस तरह आपको नज़र आती है वो आपकी फीलिंग्स में, आपके थॉट्स में और एटीट्यूड्स में और आपके बिहेवियर्स में नज़र आती है और इवन आपके परसेप्शंस में भी नज़र आती है. यानी इन सारी चीज़ों पे पर्सनैलिटी जिस सिचुएशन में आप हैं ये दोनों मिल के इन सारी चीज़ों को शेप अप करते हैं. और यही चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि फर्दर ये फिर आपके जो परफॉर्मेंस आउटकम्स हैं, जो आपके आउटकम वेरिएबल्स हैं, उनको भी अफेक्ट कर रही होती हैं. फिर हमने ये भी देखा कि पर्सनैलिटी शेप अप कैसे होती है, आपकी पर्सनैलिटी कैसे बनती है, जो आप हैं, आपके जो डिफरेंट ट्रेट्स हैं, जो हम आगे चल के देखेंगे, जिनको डिस्कस करेंगे, वो कैसे शेप अप होते हैं. तो उसमें हमने कहा कि जो ऑन एवरेज रिसर्च से पता चला कि जेनेटिक्स जो आपकी इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, यानी आपकी नेचर, उसका 50% ऑलमोस्ट अमल दखल है और 50% जो है आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस या जिस तरह वो आप सीखते हैं, आपकी इन्वायरमेंट है, आपका कल्चर है, आपके फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका सोशल सर्कल है, वो उसमें पार्टिसिपेट करता है. तो इस मामले में ये नहीं होता कि हम सोचेंगे पर्सनैलिटी बिल्कुल ही जल्दी से शेप अप हो जाती है, जल्दी से चेंज हो जाती है. पर्सनैलिटी कंसिस्टेंट है, लेकिन जब आप कुछ चीज़ सीखते हैं तो उस पर्सनैलिटी बिहेवियर में कैसे कन्वर्ट होती है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. इसके लिए अगर आप लोग इसको ज़्यादा डिटेल में समझना चाहें तो आप हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो की एग्जांपल इसमें बहुत अच्छी मेरा ख्याल है बैठती है कि आप उनकी इस्लाम कबूल करने से पहले की पर्सनैलिटी वो है तो एक एग्रेसिव पर्सनैलिटी टाइप, ठीक है, एक बोल्ड पर्सनैलिटी टाइप है, असर्टिव पर्सनैलिटी टाइप है उनकी. लेकिन किस तरीके से उनके जो बिहेवियर्स थे इस्लाम कबूल करने से पहले, जिनको हम नेगेटिव बिहेवियर्स भी कह सकते हैं, और इस्लाम कबूल करने के बाद वो किस तरह वही अग्रेसिव पर्सनैलिटी स्टाइल जो है उसको उन्होंने इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया. तो आप जिस तरह देख सकते हैं कि पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती, सिचुएशन के साथ इंटरेक्ट करके आप उसको बिहेवियर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस आपको ये सब चीज़ें सिखाती हैं कि आप किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को यूज़ करते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस. उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे ट्रेड्स. ट्रेड्स आर बेसिकली पर्सनैलिटी का जहाँ जिक्र हो हम उसे कहते हैं इट्स अ पर्सनैलिटी ट्रेड. ट्रेड क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर द इंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्क्राइब्स एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर. इंड्योरिंग का वर्ड आया जिसका मतलब है कि दे आर रिलेटिवली परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल बिहेवियर. तो हम जब कहें कि ये बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है तो हम कहेंगे उसका पर्सनैलिटी ट्रेट है. क्यों? ये कॉन्फिडेंस उसकी और अगर वो बंदा डिफरेंट सिचुएशंस में कॉन्फिडेंट है, यानी कि वो कहीं पे भी जाता है वो कॉन्फिडेंटली उस सिचुएशन को डील करता है, तो हम कहेंगे उसकी वो ट्रेड जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो डाइवर्स सिचुएशंस में उसकी वो ट्रेड हमें नज़र आ रही है. हाँ, लेकिन अगर कोई बंदा जो है वो किसी एक मौके पे तो कॉन्फिडेंट है लेकिन ओवरऑल वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उसकी वो ट्रेड इतनी इम्पॉर्टेंट वहाँ पे उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं होगी. दो प्रोमिनेंट फ्रेमवर्क्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस में और डिफरेंट सेटअप्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. एक मेयर्स बिग्स टाइप इंडिकेटर और एक बिग 5 मॉडल, जिसको अब हम डिस्कस करेंगे. ये जो मेयर्स बिग्स टाइप इंडिकेटर MBTI है, ये दुनिया में काफ़ी वाइडली यूज्ड असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट है. Companies like Apple, 3M, AT&T, Citigroup, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इवन जो डिफेंस फोर्सेस हैं, ये इसको यूज़ करती हैं टू असेस द पर्सनैलिटी ऑफ दोज एम्प्लॉयज़ दे आर गोइंग टू रिक्रूट और हायर.
और इसमें ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन है जो लोगों से ये पूछते हैं कि हाउ दे यूजली फील और एक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ये मैं आगे आपको बिग 5 जब एक्सप्लेन करूँगा तो उसके साथ में आपको क्वेश्चनियर्स भी दिखाऊंगा कि आमतौर पे डिफरेंट ट्रेड्स को मेजर करने के लिए किस किस्म के क्वेश्चंस यूज़ किए जाते हैं, जिनको हम असेसमेंट्स या इन्वेंट्रीज भी कहते हैं। तो जब वो हम उनको आंसर करते हैं या कोई भी बंदा उनको आंसर करते हैं 100 क्वेश्चंस को, उनकी बेसिस पे फिर हमें क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन कीज ऑलरेडी गिवन होती हैं उन आंसर्स के रिस्पॉन्सेज के हिसाब से, क्योंकि ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो उनका जो भी रिस्पॉन्स आता है तो उस तरीके से आप लोगों को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, वो 5 कैटेगरीज सॉरी 4 कैटेगरीज में इस तरीके से डिवाइड हो जाती हैं कि 16 कॉम्बिनेशंस बन जाती हैं। अच्छा, अब वो कॉम्बिनेशंस क्या हैं? सबसे पहले जो हमारे पास एक्सिस या कैटेगरी आती है वो है एक्सट्रोवर्ट वर्सेस इंट्रोवर्ट। अब ये बहुत कॉमन पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, उनका अक्सर आपने पहले भी जिक्र सुना होगा। जो एक्सट्रोवर्ट इंडिविजुअल्स होती हैं वो काफ़ी आउटगोइंग होती हैं, काफ़ी सोशल होती हैं, काफ़ी फोर्सफुली अपनी बात करती हैं, असर्टिव जिसे हम कहते हैं ना। असर्टिव का मतलब ये होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल सकें दूसरों के ऊपर या अपनी बात फोर्सफुली कह सकें, तो उसको असर्टिव कहते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो थोड़े क्वाइट होते हैं, थोड़े बैक रहने वाले होते हैं, थोड़े आगे बढ़ के अपनी बात नहीं कह पाते, शाय होते हैं, इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते जितने एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो एक तो ये कैटेगरी होगी। फिर दूसरी लोगों में जो डिवीजन हो सकती है वो हो सकती है सेंसिंग वर्सेस इंट्यूटिव। जो सेंसिंग पीपल होते हैं दे आर मोर प्रैक्टिकल। अच्छा, उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि एक रूटीन हो, आपकी लाइफ में एक रूटीन हो, एक ऑर्डर हो। अच्छा, अब देखिए इसी तरीके से मुझे समझ आ रही है जो सेंसिंग पीपल हैं वो जो डिसिप्लिनरी जॉब्स होती हैं, जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गई, रेंजर्स हो गए, उसके अंदर ये बहुत फिट बैठते होंगे। अच्छा, और जो लोग होते हैं कुछ इंट्यूटिव, वो ज़्यादा जो है ना वो चलते हैं अपने अनकॉन्शियस प्रोसेसेस पे। वो चीज़ों को इतनी ज़्यादा उनकी परवाह नहीं करते, बस जैसे जो चल रहा है उसको उसी तरीके से चलने दो और ज़्यादा बिग पिक्चर देखते हैं। तो ये काफ़ी जो आर्टिस्ट टाइप लोग होते हैं वो इंट्यूटिव पर्सनैलिटी टाइप्स होती है उनकी। अच्छा, फिर कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है मोर थिंकिंग। अच्छा, थिंकिंग का मतलब है कि चीज़ करने से पहले ना उसकी रीज़न को देखो, लॉजिक्स निकालो, उसकी छोटी छोटी बारीक बीनी से चीज़ों को देखो कि इसका में फ़ायदा किस में है, नुकसान किस में है, ये चीज़ हम क्यों करने जा रहे हैं, उससे पहले क्वेश्चंस बहुत पूछो। अच्छा, उसके बरक्स कुछ लोग होते हैं जो दूसरी साइड पे होते हैं उनमें फीलिंग्स, उनकी जो लाइफ है ना उसमें फीलिंग का ज़्यादा अमल दखल है। तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं वैल्यूज़ को, इमोशंस को। उनके जो डिसीजंस होते हैं वो इमोशनल डिसीजंस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, वो जो अब ट्रेडिशंस उनके साथ इमोशनली अटैच ज़्यादा होते हैं। तो ये उनकी एक ट्रेट है, पर्सनैलिटी ट्रेट। अच्छा, फिर एक एक्सिस है विच इज़ जजिंग वर्सेस परसीविंग। अच्छा, अब जजिंग वाले लोग जो हैं वो कंट्रोल को प्रिफर करते हैं। अच्छा, वो ऑर्डर को प्रिफर करते हैं। अच्छा, ये सेंसिंग से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे ये है कि वो कंट्रोल चाहते हैं चीज़ों को, वो खुद करना चाहते हैं चीज़ों को, और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी काम हो वो बड़ा स्ट्रक्चर्ड किस्म का हो, उसमें उन्हें पता हो कि जैसे जैसे कहते हैं ना टाइम टेबल बना हो उनका, और रूटीन हो जिस तरीके से उनके काम में। तो ये जजिंग होती है, लेकिन इसमें साथ साथ ये कि पावर सीकर्स भी होते हैं। जबकि जो परसीविंग टाइप होती है दे आर मोर फ्लेक्सिबल, वो फ्लो में चलते हैं, वो चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना दीवारें नहीं खड़ी करते, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑर्डर में नहीं लेके आते, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, चेंज को जल्दी कबूल कर लेते हैं, स्पॉन्टेनियस काम करते हैं, बहुत ज़्यादा पहले से प्लानिंग नहीं कर रहे होते, बस जिस तरह जो सिचुएशन है उसको उस तरीके से फेस कर रहे होते हैं।
अच्छा, अब ये तो हमें समझ आ गई कि ये 16 पर्सनैलिटी टाइप्स हमें सामने नज़र आ गई। अब होता ये है कि आप इन पर्सनैलिटी टाइप्स का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जिस तरह एक कॉम्बिनेशन है ENTJ। अब जब हम कहेंगे जी इस बंदे की पर्सनैलिटी ENTJ है, इस एम्प्लॉय की, इसका मतलब है E फॉर ये एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा है, N का मतलब है ये इंट्यूटिव ज़्यादा है, T का मतलब ये है कि ये थिंकिंग इसमें डोमिनेंट ट्रेट है, और J का मतलब है कि जजिंग इसमें डोमिनेंट ट्रेट है। इसका मतलब है ये ENT और J को मिला के कैसी पर्सनैलिटी टाइप बनेगी, और उसका क्या जो है किस तरीके से वो आपकी जॉब पे उसके बिहेवियर में कन्वर्ट होगी वो पर्सनैलिटी टाइप, ये एक मैनेजर के लिए जानना ज़रूरी होता है। अब ये देखें कि जिस तरह एक पर्सनैलिटी टाइप है INTJ, ठीक है, INTJ यानी जिनमें जो इंट्यूटिव ज़्यादा होंगे, इंट्रोवर्ट ज़्यादा हैं, और एन का मतलब ये है कि इनके अंदर, अगर हम पीछे वो कॉम्बिनेशन दोबारा से देखें, अच्छा, इंट्यूटिव ज़्यादा है, इंट्रोवर्ट ज़्यादा है, INT थिंकिंग ज़्यादा है इनके अंदर, और जजिंग ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों को आमतौर पे कहा जाता है ये बड़े विजनरी होते हैं, ठीक है, यानी कि इनके अंदर ये वाली ट्रेड्स डोमिनेंट है। वो विजनरी इस तरीके से हैं कि ये बड़े ओरिजिनल माइंड होता है इनका, आइडियाज़ और पर्पसेस जो है ना वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, चीज़ों को बड़ा क्रिटिकली देखते हैं, और बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं, और समटाइम ये स्टबर्न भी होते हैं, यानी अपने आइडियल्स को हासिल करने के लिए दे आर वेरी स्टबर्न। फिर एक है ESTJ। अब आपका कोई एम्प्लॉय जो है वो ESTJ उसकी पर्सनैलिटी टाइप है। ये जो हमने मेयर्स ब्रिग्स का जो हम जिक्र कर रहे हैं उसके हवाले से, तो वो ESTJ वाला जो बंदा होगा ना, वो बड़ा रियलिस्टिक होगा, बड़ा लॉजिकल होगा, क्वेश्चंस बहुत पूछेगा, एनालाइज बड़ा करेगा। अच्छा, और डिसीजन मेकिंग जो है उसकी बड़ी स्ट्रांग होगी। और इस किस्म के लोग जो हैं वो बिजनेस मैन ज़्यादा होते हैं। अच्छा अच्छा, मैकेनिक्स बड़े अच्छे होते हैं, ये भी रिसर्च से पता चला है। वो अपने वर्कशॉप्स वगैरह बड़ी ओपन करते हैं उसमें, या जो मशीन्स के साथ बड़ा अच्छा काम कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद एक लास्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, मतलब तो ये बहुत लंबी इसकी डिस्कशन है, वो है ENTP। यानी ENTP अगर आप दोबारा से उसको देखें, जो एक्सट्रोवर्ट हैं, एन का मतलब हमने देखा था कि इंट्यूटिव है, टी का मतलब हमने देखा था कि थिंकिंग इनकी हाई है, और पी का मतलब है इनकी परसीविंग हाई। तो ये ENTP जिसमें ज़्यादा है उसको नाम दिया गया कॉन्सेप्चुलाइजर्स। अच्छा, कॉन्सेप्चुलाइजर्स की क्या खूबियाँ हैं कि ये बंदा या बंदी जो भी है ये इनोवेटिव होगा। अच्छा, इंडिविजुअलिस्टिक मतलब अकेले काम करना पसंद करेगा, काम में वर्सटिलिटी इसको चाहिए होगी, और फिर एंटरप्रेन्योरल आइडियाज़ इसके पास बहुत सारे होंगे। अच्छा, ये लोग जो है ना ये काफ़ी रिसोर्सफुल होते हैं, चैलेंजिंग काम करना पसंद करते हैं, लेकिन इनमें ये ना रूटीन असाइनमेंट्स नहीं पसंद करते, ठीक है। तो ये देखा गया है कि बहुत सारे जो कंपनीज जिन लोगों ने स्टार्ट की, वो ज़्यादातर लोग जो है ना वो इंट्यूटिव थिंकर्स थे, यानी NT उनके अंदर डोमिनेंट ट्रेट थी। यानी N का यहाँ पे मतलब है कि इंट्यूटिव, और T का मतलब है थिंकिंग, यानी फीलिंग से ज़्यादा वो थिंकिंग को प्रेफर करते हैं। बहुत सारी कंपनीज जैसे एप्पल कंप्यूटर्स है, होंडा मोटर्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, इस तरह सोनी, और इस तरह तकरीबन पता चला कि ये बड़ी बड़ी फर्म्स जो हैं ये क्रिएट करने वाले जिनके फाउंडर्स जो हैं ये एंटी इनके अंदर ट्रेड्स डोमिनेंट्स थी। MDPI जो है ये, अगर इसको मैं एक दफ़ा समराइज़ कर दूँ आपके लिए, ये एक पर्सनैलिटी असेसमेंट टूल है। अच्छा, ये ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में, ये आप खुद भी अगर MBTI अगर आप नेट पे इसको सर्च करें और MBTI के आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएं, तो ये बड़ा अच्छा आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानने का मौका मिल सकता है। लेकिन ये बात आपने ध्यान में रखनी कि आप इसकी बेस पे ही सिलेक्शन करेंगे। इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है जब आप लोगों को प्लेस कहाँ करें, या आपको जिस किस्म के एम्प्लॉयज़ चाहिए उनको सिलेक्ट करने के लिए आप इस टूल को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक जॉब के लिए। लेकिन ये एबिलिटीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकता। एबिलिटी असेसमेंट इज़ डिफरेंट। तो ये ख्याल रखना है कि इसकी वजह से ऐसा ना हो कि हम अपनी हायरिंग डिसीजन जो है उसको बायस्ड बना दें।
और इसकी ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है कि हमको उसकी बेस पे सिलेक्शन ही करनी चाहिए कि ये परफॉर्मेंस के साथ इतना इसका रिलेशनशिप नहीं है। ओवरऑल जो एक परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की होती है उसके साथ इसका रिलेशनशिप नहीं है। तो ये भी जहन में रखना है कि MBTI जो है वो पर्सनैलिटी असेसमेंट टूल है, ना कि ये एबिलिटी असेसमेंट टूल है। Now let's discuss the big five model of personality dimension. Why big five is important? Because जो MBTI है उसके ऊपर इतनी रिसर्च नहीं हुई जितनी बिग फाइव मॉडल पे हुई है, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च। बिग फाइव की ज़रूरत क्यों पेश है? एक तो इसके ऊपर इतनी रिसर्च इसलिए हुई और इस वजह से इतना इसका यूज़ होता है ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च में स्पेशली। आप देखें कि बीइंग अ मैनेजर हम हर पर्सनैलिटी ट्रेट, ये गोल्डन अल्बोर्ड जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, इसने तकरीबन 4000 पर्सनैलिटी ट्रेट्स आइडेंटिफाई की। मे बी अगर आप गूगल पे सर्च करें और इसको और देखें तो थाउजेंड्स ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं आपको मिलेंगी, पता चलेंगी। तो हम सारी की सारी तो हैंडल नहीं कर सकते। तो हमें कुछ ऐसी पर्सनैलिटी की डायमेंशंस चाहिए जिनके अंदर बहुत सारी ह्यूमंस के अंदर जो पर्सनैलिटी वेरिएशंस हैं वो कवर हो जाए। तो वो बिग फाइव ट्रेट्स हैं, ठीक है। और इसलिए इनको हम ट्रेट्स की बजाय पर्सनैलिटी डायमेंशंस कहते हैं। यानी कि ये वाइडर डायमेंशंस हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमंस की जो पर्सनैलिटी के करैक्टरिस्टिक्स हैं वो कवर हो जाती हैं। अच्छा, अब ये कौन कौन सी हैं इनको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। एक तो है एक्सट्रोवर्जन, ये आपने MBTI में भी देखा था, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। अच्छा, दूसरी है एग्रीएबलनेस, तीसरी है कॉन्सेंशियसनेस, चौथी है इमोशनल स्टेबिलिटी और इसको न्यूरोटिसिज्म भी कहते हैं, ये वर्ड भी जेहन में रखें। और फिफ्थ है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अच्छा, अब मैं आपको पहले अगली स्लाइड पे एक चीज़ दिखाता हूँ जिसको दिखाने का मकसद ये है कि ये कोई फिक्स्ड पर्सनैलिटी ट्रेट्स नहीं है कि कोई लो ही होगा एक्सट्रोवर्जन में या हाई ही होगा एक्सट्रोवर्जन में, या कोई लो ही होगा न्यूरोटिसिज्म में या हाई होगा। आप एक कॉन्टिन्यूटी में कहीं पे भी लाया कर सकते हैं और इसको कोई बिल्कुल फिक्स नंबर नहीं दिया जा सकता। हालांकि हम नंबर असाइन ज़रूर करते हैं जब हमने एनालिसिस करना होता है, लेकिन वो नंबर्स भी एक कॉन्टिन्यूटी में आ जाती हैं। जिस तरीके से आप कहें कि जी एक बंदा एक्सट्रीमली लो है एक्सट्रोवर्जन में, एक थोड़ा सा लो है, एक यहाँ पे लाया कर सकता है, कुछ कोई यहाँ पे लाया कर सकता है, कोई यहाँ पे। आमतौर पे हम कंपैरिजन में बात कर रहे होते हैं पर्सनैलिटी डायमेंशन या पर्सनैलिटी ट्रेट्स की। भाई कोई एक्सट्रीमली हाई है, भाई किससे हाई है? उसके आसपास के जितने लोग हैं उनसे ज़्यादा वो एक्सट्रोवर्ट है, यानी उन सबसे ज़्यादा वो सोशल है। अब हम देखते हैं कि ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स जब इनका एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं। एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं वो सोशल होते हैं, दे आर मोर ग्रीगेरियस, विच मीन्स के ये कंफर्टेबल होते हैं एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें ज़्यादा लोग मौजूद हों। ग्रीगेरियस का मतलब ये होता है कि वो पीपल हु आर फॉन्ड ऑफ कंपनी। सो ऐसे लोग अकेले चाय पीना इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा देर कंपनी ना मिले तो ये बोरियत का शिकार हो जाती है। एंड देन असर्टिव का वो होता है कि जो फोर्सफुली बात कर सकते हैं, दूसरों से अपनी बात मनवाने की ज़्यादा सलाहियत रखते हैं। अच्छा, एग्रीएबलनेस एक ऐसी डिमेंशन है जो दूसरों के साथ आपकी जो जिसे कहते हैं मुताबिकत, या दूसरों के साथ आपकी हमांगी जो है ये उसको डिफाइन करती है, ठीक है। सो इंडिविजुअल्स प्रोपेंसिटी टू डेफर टू अदर्स और टू रिलेट टू अदर्स। अच्छा, अब जो हाईली एग्रीएबल लोग होते हैं ना, ये कोऑपरेटिव होते हैं, वार्म होते हैं, इनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, यानी ट्रस्ट वर्दी होते हैं। अच्छा, जो लो होते हैं, अब काफ़ी ज़्यादा लो हो तो ये बहुत कोल्ड होते हैं। अच्छा, डिसएग्री जल्दी करते हैं, चीज़ों को क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, उसके बाद हो गया कॉन्सेंशियसनेस, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है। अब ये ना एक बंदा कितना रिलायबल है,
अब रिलायबल किस चीज़ में, कि वो अपने काम में कितना रिलायबल है, आप उसके ऊपर कितना डिपेंड कर सकते हैं, वो कितना रिस्पॉन्सिबली काम कर सकता है, वो कितना ऑर्गेनाइज्ड है और कितना परसिस्टेंट है। इसका मतलब वो ज़्यादा कॉन्सेंशियस है। अच्छा, जो लो हैं वो क्या होंगे कि वो अपने काम से जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डिसऑर्गेनाइज्ड होंगे, आप उनके ऊपर कोई काम देकर रिलाई नहीं कर सकते। उसके बाद आ गया न्यूरोटिसिज्म, या जिसको इमोशनल स्टेबिलिटी का भी नाम दिया है। अब न्यूरोटिसिज्म नेगेटिव है। अगर हम न्यूरोटिसिज्म कहें तो हम ये कहेंगे कि वो लोग जो है ना नर्वस हैं, डिप्रेस्ड हैं, इनसिक्योर हैं, जल्दी घबरा जाते हैं सिचुएशंस में, उनकी थॉट नेगेटिव है, और ये कि स्ट्रेस में जल्दी आ जाते हैं। अच्छा, अगर वो कम न्यूरोटिक है यानी ज़्यादा इमोशनल स्टेबल है तो दे आर मोर काम, दे आर मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट, स्ट्रेस से घबराते नहीं हैं, जबकि स्ट्रेस को पॉजिटिवली लेते हैं। पॉजिटिव इमोशंस इनके अंदर ज़्यादा होंगे, अपने आप को ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे। लास्ट जो बिग फाइव का है दैट इज ओपननेस टू एक्सपीरियंस, और ये जो डायमेंशन हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे स्लाइड बाय स्लाइड। तो जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस है वो लोग ना ज़्यादा दे आर मोर ओपन टू न्यू थिंग्स। ठीक है, एक बंदे की इंटरेस्ट और एक नॉवेल आइडियाज़ के साथ और एक न्यू चीज़ों के साथ जो इंटरेस्ट है ना, वो ओपननेस टू एक्सपीरियंस को डिफाइन करती है। जो ज़्यादा हाई होंगे ओपननेस टू एक्सपीरियंस में, वो ज़्यादा क्रिएटिव भी होंगे, ज़्यादा क्यूरियस होंगे, ज़्यादा आर्टिस्टिक होंगे, उनके अंदर एक सेंसिटिविटी लेवल पे हाई होगी। अच्छा, जो लो होंगे इस चीज़ में, सो दे आर मोर लाइक वो कन्वेंशनली ज़्यादा चलेंगे, चेंज को इतना नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चीज़ें जिस तरह हैं उस तरह चलने देंगे, वो ज़्यादा उस चीज़ को प्रिफर करेंगे। ये मैंने आपको बताया कि ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई लो या हाई हो, कोई मिडल में भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं, माइल्डली क्रिएटिव। तो ये कॉन्टिन्यूटी पे ये सारी चीज़ें चलती हैं। ये प्लस माइनस या 1 और 0 का काम नहीं है, ये कॉन्टिन्यू पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। ओके, एक्सट्रोवर्जन को दोबारा से हम एक्सप्लेन करते हैं। इसका एक दूसरा नाम पॉजिटिव इफेक्टिविटी भी है, लेकिन ज़्यादा एक्सट्रोवर्जन पे हम फोकस करते हैं। A personality trait that predisposes individuals to experience positive emotional state and feel good about themselves and the world around, especially when they are in a social setting. Social setting. अच्छा, जो कम सोशल हैं उनको हम इंट्रोवर्ट कहते हैं, वो रिजर्व्ड भी हैं, वो सीरियस भी हैं। Either they prefer to be alone or they are happy with few good friends. ये हैं हाईली इंट्रोवर्ट या लो ऑन एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, तो ये जो इंट्रोवर्ट हैं दे आर लो ऑन एक्सट्रोवर्ट। अच्छा, अब जो एवरेज होंगे, अब एवरेज जो होंगे एक्सट्रोवर्ट, वो ना ओवर सोशल होंगे कि भाई उसके बगैर गुजारे ही नहीं है। वो कंपनी को तो एंजॉय करेंगे, वो लोगों से मिलना जुलना भी पसंद करेंगे, लेकिन साथ साथ उनको एक अपनी प्राइवेसी का भी एहसास होगा। जबकि जो हाईली एक्सट्रोवर्ट हैं वो, उनको तो बस पार्टी करो, बहुत एक्टिव, जहाँ मौका मिले लोगों से मुलाकात करें, दोस्तियाँ बढ़ाएं, अब जैसे ही एक सोशल एनवायरनमेंट देखें अपने आप को हाई स्पिरिटेड फील करना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट में। अच्छा, अब कैसे पता चले कि कोई बंदा हाई एक्सट्रोवर्ट है, लो है, मीडियम है, या किसी एक वैल्यू पे आता है? ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ये आमतौर पे क्वेश्चंस हम जैसे स्ट्रांगली डिसएग्री टू स्ट्रांगली एग्री के कुछ क्वेश्चन है। 5 स्केल पे अगर आपने इसको मेजर करना है तो आप इधर स्ट्रांगली डिसएग्री, उसके बाद डिसएग्री, उसके बाद नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री जिसको हम न्यूट्रल कह देते हैं, फिर एग्री और स्ट्रांगली एग्री।
अच्छा, अब आपने ये स्टेटमेंट्स किसी ऐसी जॉब में जिसमें सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा है और ज़रा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना डिफरेंट चीज़ों में, अगर आप उस सिचुएशन में ये क्वेश्चंस लोगों को दें तो डेफिनेटली जो एक्सट्रोवर्ट होगा वो इनमें ज़्यादा स्ट्रांगली एग्री यानी हाई स्कोर को मार्क करेगा. It is easy for me to become enthusiastic about the things I am doing. I often feel happy and satisfied for no particular reason. Why they feel happy? Because they are getting an environment which has more social interaction. I live a very interesting life. Every day I do some things that are fun. I usually find ways to liven up my days. And most days I have moments of real joy and fun. अब ये लोग चूँकि sociable हैं, assertive हैं, they are fond of company, तो फिर उस सिचुएशन में अगर आप किसी को कहेंगे तो ये स्ट्रांगली एग्री करेगा एक्सट्रोवर्ट. अच्छा, और जो इंट्रोवर्ट होंगे वो ज़्यादा स्ट्रांगली डिसएग्री करेंगे. अच्छा, उसके बरक्स अगर आप किसी को ऐसी जॉब है जिसमें रिजर्व रहना पड़ता है, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, जिस तरह समटाइम्स रिसर्चर्स होते हैं, समटाइम्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं. अच्छा, अब इनको थोड़ा रिजर्व, इनको इन्वायरमेंट इतनी सोशल नहीं मिलती. अक्सर तो अब जैसे वर्क फ्रॉम होम का है, अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि जो घर में इस टाइम सोशल आइसोलेशन में है तो एक्सट्रोवर्ट्स तो बहुत बेचैन होंगे इस सिचुएशन में, और इंट्रोवर्ट्स बहुत खुश होंगे. क्यों? क्योंकि उनको तो अपनी पसंद की इन्वायरमेंट मिल गई है, उनको बहुत ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन ही करनी पड़ रही. जबकि आई आई रियली थिंक जो एक्सट्रोवर्ट होंगे वो तो किसी ना किसी बहाने बाहर निकल रहे होंगे, चाहे शॉपिंग के बहाने या रिलेटिव से मिलने के बहाने या फ़ोन पे वो बहुत लंबी गुफ्तगू फरमा रहे होंगे. तो ये इस तरीके से पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो सिचुएशन में आपकी मैनिफेस्ट होती हैं, आपकी बिहेवियर्स में कन्वर्ट होती हैं. अब ये देखें आपके सामने एक इमेज है, एक ऑफिस पार्टी समझ लें इसको. अब आप खुद ये समझ जाएंगे कि जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं दे आर मोर कंफर्टेबल इन दिस सिचुएशन, जबकि मे बी अगर यहाँ पे हम देखें, ये जस्ट मैंने आइडेंटिफाई किया, आई एम नॉट श्योर, यहाँ से देख के तो नहीं पता चल रहा, लेकिन अगर कोई बंदा जैसे ये यहाँ पे ये बंदा जो है अकेला खड़ा है तो मे बी ये इंट्रोवर्ट हो. वैसे तो ये एक पिक्चर है और पिक्चर से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है, लेकिन जस्ट आपके एग्जाम्पल के लिए तो वो यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है. बीइंग एन इंट्रोवर्ट इज नॉट अ बैड थिंग. हम ये नहीं कहते कि इफ समवन इज इंट्रोवर्ट तो हम उसको ज़बरदस्ती एक्सट्रोवर्ट बनाए. हमने ये देखना है कि वो कहाँ पे फिट है. जैसे मैंने जिक्र किया कि जी डेवलपमेंट की जॉब्स जो होती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब्स, और आगे भी हम देखेंगे. अब दो बहुत बड़े बड़े नाम हैं जैसे बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग, ये दोनों इंट्रोवर्ट शख्सियत के मालिक हैं और देखें कितने सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में. न्यूरोटिसिज्म या नेगेटिव अफेक्टिविटी. अच्छा, इसका जो पॉजिटिव है उसको हमने कहा था, जो हाईली न्यूरोटिक होगा इसका मतलब है कि वो जल्दी स्ट्रेसफुल हो जाए, इनसिक्योर होगा, ठीक है, डिस्ट्रेस जल्दी फील करेगा, एंजाइटी जल्दी कर लेगा. अच्छा, अब जो लो होगा न्यूरोटिक, इसका मतलब है कि वो इमोशनली स्टेबल होगा, पॉजिटिव इमोशन ज़्यादा होंगे, वो इतनी जल्दी जो है वो अपसेट नहीं होगा, ठीक है. और इवन उसको ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़े जैसे आप जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो वो इतने आराम से अपनी जो है वो स्ट्रेस में नहीं आएगा उस सिचुएशन में, वो ज़्यादा पॉजिटिवली चीज़ों को देखेगा. तो ये हो गया न्यूरोटिसिज्म. इसका क्या क्वेश्चन यार आमतौर पे यूज़ हो सकता है, जैसे आप क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि वो उसको स्ट्रांगली डिसएग्री टू स्ट्रांगली एग्री करे. आई ऑफन फाइंड माई सेल्फ वरिंग अबाउट समथिंग. अब जो इसको हाई करेगा इसका मतलब है वो ज़्यादा न्यूरोटिक है. माई फीलिंग्स आर हर्ट रादर इजीली. अब जिनकी फीलिंग्स जल्दी ईजिली हर्ट हो जाती हैं तो वो ज़्यादा न्यूरोटिक होते हैं. ऑफन आई गेट इरिटेटेड एट लिटिल अनोयंसेस. आई सफ़र फ्रॉम नर्वसनेस. माई मूड ऑफन गोज अप एंड डाउन एंड आई फील जस्ट मिजरेबल फॉर नो गुड रीज़न. यानी एकदम मूड ख़राब हो जाना, कोई रीज़न भी नहीं है, बहुत बड़ी बात भी नहीं हुई, वो न्यूरोटिक लोगों की निशानी होती है. Agreeableness, a personality trait that captures the distinction between individuals who get along well with other people and those who do not. ठीक है, अब जो हाई हैं
इसका मतलब है वो दूसरों से कॉपरेट करने के लिए ज़्यादा तैयार हैं, कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं, उनकी नेचर अच्छी होती है, दूसरों के हमदर्दी ज़्यादा रखते हैं। अच्छा, जो एवरेज होंगे वो वार्म भी होंगे, ट्रस्टिंग भी होंगे, एग्रीएबल भी होंगे, लेकिन कभी कभी वो थोड़े कम्पेटिटिव और स्टबर्न हो सकते हैं। जो बिल्कुल ही लो होंगे एग्रीएबलनेस में, उनका तो बस दिमाग जो है उसके अंदर बातें ऐसे फिक्स होंगी कि वो बात मानेंगे नहीं किसी को, और बात बात पे क्रिटिसाइज करेंगे, प्राउडी हो सकते हैं, हैवीली कंपेटिटिव हो सकते हैं, गुस्सा फौरन निकालने वाले हो सकते हैं। तो ये लो होते हैं जो एग्रीएबलनेस में होते हैं। अब क्या उसका मैयर, एक जनरली लोगों से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आई एम इंटरेस्टेड इन पीपल। अब इसको जो हाई या स्ट्रांगली एग्री करेगा वो ज़्यादा एग्रीएबलनेस होगा, जो स्ट्रांगली डिसएग्री करेगा वो लेस होगा। आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन अदर्स, अब ये एक नेगेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जो हाई करेगा वो लो होगा एग्रीएबलनेस में। I sympathize with other feelings, I insult people, again a negative question. I have a strong heart, I am not interested in other people's problem, again a negative question. तो यह भी आप इस तरह strongly disagree से लेके strongly agree तक, चाहे आप इसको 5 पॉइंट्स में कर लें या 7 पॉइंट लिकट में कर लें, आप इस तरीके से मैयर कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने, जिससे भी आपने पर्सनैलिटी सेस करानी है। Okay, conscientiousness, a personality that describe the extent to which an individual is careful, scrupulous and preserving। यानी कि ये dependable लोग हैं, organized हैं, persistent हैं, responsible हैं, जो हाई हैं conscientiousness में। इसका क्वेश्चन है, अगर हम देखें कि how accurately does each statement describe you, I am always prepared। अब कौन ज़्यादा prepared होगा, जो highly conscientious होंगे। I leave my belongings around, अब ये नेगेटिव क्वेश्चन है, जो हाईली इसको स्ट्रांगली एग्री करेंगे इसका मतलब है दे लो ऑन कॉन्सेंशियसनेस। I pay attention to details, फिर कॉन्सेंशियसनेस की निशानी। I make a mess of things, उन लोगों की निशानी जो लो है कॉन्सेंशियसनेस में। I get chores done right away, यानी अपने जो काम जो मेरे जिम्मे है फौरन में कर लूँ। कौन करेगा फौरन, जो ज़्यादा कॉन्सेंशियस होंगे चीज़ों के मामले में। And I often forget to put things back in their proper place, again a negative question। अब जो highly conscientious है ना, वो well organized है, वो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखते हैं और अपने गोल्स जल्दी अचीव कर लेते हैं। अब आप खुद सोचें एम्प्लॉयज आपको किस तरह के चाहिए, जो कॉन्सेंशियसनेस में हाई हैं, या फिर कुछ एम्प्लॉयज, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लो हैं, वो इजी गोइंग है, ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है, केयरफुल हैं और अपने प्लान्स भी नहीं बनाते। अच्छा, मज़े की बात यह है कि कॉन्सेंशियसनेस में लो वाले लोग ना समटाइम्स आर्टिस्टिक भी हो सकते हैं, ठीक है, उनको एक क्रिएटिविटी के लिए चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना ऐसे डिसिप्लिन और केयरफुल ना करें। तो समटाइम्स हमें ऐसे भी एम्प्लॉयज़ बर्दाश्त करने पड़ते हैं जो कॉन्सेंशियसनेस में लो हैं। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल्स है, बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे मशहूर नाम जो फिल्मों के आर्टिस्ट होते हैं वो अक्सर लो होते हैं कॉन्सेंशियसनेस में, क्योंकि वो क्रिएटिव पीपल होते हैं। तो इस वजह से वो उस अपने शोबे में ज़्यादा फिट बैठ रहे हैं। अदरवाइज बहुत सारी जॉब्स में जो है हाई कॉन्सेंशियसनेस इज मोर प्रीफर्ड। ओपननेस टू एक्सपीरियंस माय पर्सनल फेवरेट, बिकॉज ये क्रिएटिविटी के साथ बहुत इसका गहरा ताल्लुक है। अच्छा, अब जो लोग ओपननेस टू एक्सपीरियंस में हाई होते हैं, दे वेरी इमेजिनेटिव, उनके पास आइडियाज़ होते हैं, बड़े ओरिजिनल लोग हैं, ये कॉपी पेस्ट से ज़्यादा बिलीव करते हैं कि अपने जहन से एक नया आइडिया लेके आए। अच्छा, और जो नहीं होते ओपननेस टू एक्सपीरियंस, वो ज़रा नैरो माइंडेड होते हैं, कॉशियस होते हैं, बस कहते हैं चीज़ जिस तरह चल रही है उसी तरह चलती रहे, उसमें बहुत ज़्यादा में चेंज ना लाना पड़े। ओपननेस टू एक्सपीरियंस का मैयर किस तरह आप लोगों से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आई हैव अ रिच वोकैबुलरी, यानी मुझे तो बहुत सारी चीज़ों का पता है। क्यों? क्योंकि मैं नए से नए एक्सपीरियंस गेन करके नॉलेज भी गेन करता रहता हूँ, उस चीज़ को आइडिया अपने जहन में लाता हूँ। आई हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, आई एम नॉट ओपन टू एक्सपीरियंस, मुझे तो जो 2+2 बस है उससे ज़्यादा मुझे पता नहीं। तो इसका मतलब है कि ये लो है ओपन एक्सपीरियंस में। आई हैव अ विविड इमेजिनेशन, मैं चीज़ों को बहुत क्लियरली माइंड में देखता हूँ, मैं चीज़ों को ऐसे ना उन जहन में एक पिक्चर बना लूँ, जिसे हम कहते हैं विजुअलाइजेशन, तो वो बड़ी स्ट्रांग होती है उनकी जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस होते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, मतलब मुझसे ना ऐसे क्रिएटिव बातें ना करें, मुझे बस वही बताएं जो ट्रेडिशनली चल रहा है, जो चीज़ है बस उसको वैसे ही चलने दें।
आई हैव एक्सीलेंट आइडियाज, हाई ओपननेस टू एक्सपीरियंस, आई डू नॉट हैव गुड इमेजिनेशन। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनसे पता चल जाएगा कि एक बंदा ओपननेस टू एक्सपीरियंस में कहाँ पे लाई करता है। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए, हमने ये बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखे तो हैं, एक्सट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, कॉन्सेंशियसनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी या न्यूरोटिसिज्म एंड ओपननेस टू एक्सपीरियंस। क्या ये बिहेवियर्स को प्रिडिक्ट करते हैं? इनकी क्या वैल्यू है? हम इनको क्यों स्टडी कर रहे हैं बीइंग अ मैनेजर? तो ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि बिग 5 के रिसर्च से ये साबित हुआ कि नंबर 1 इनका जॉब परफॉर्मेंस के साथ तो बहुत गहरा ताल्लुक है। जॉब परफॉर्मेंस जो हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उनके साथ ये बहुत स्ट्रांगली रिलेट कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो किसी चीज़ में हाई है तो वो जॉब परफॉर्मेंस में रिलेट कर रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि डिफरेंट डायमेंशंस डिफरेंट तरीके से रिलेट कर रहे हैं। जैसे जो लोग हाईली कॉन्सेंशियस होते हैं, दे डेवलप मोर जॉब नॉलेज, एक्सर्ट ग्रेटर एफर्ट एंड हैव बेटर परफॉर्मेंस। अच्छा, अब जो बाकी बिग 5 के ट्रेड्स हैं उनके बाकी तरीकों से वो रिलेट कर रहे हैं। जैसे हाईली इमोशनल स्टेबल, यानी जो न्यूरोटिसिज्म में लो है, उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन हाई है। क्यों? क्योंकि जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो एक एटीट्यूड है, और इमोशनल स्टेबिलिटी इसका एटीट्यूड के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। एक्सट्रोवर्ट्स टेंड्स टू बी हैप्पियर इन जॉब्स एंड हैव गुड सोशल स्किल्स। अब ज़्यादातर जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें ना एक सोशल इन्वायरमेंट होती है, इसलिए जनरली देखा गया एक्सट्रोवर्ट्स जो है अपनी जॉब में ज़्यादा हैप्पी रहते हैं और उनके सोशल स्किल्स भी बेहतर होती हैं। जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस में हाई पीपल होते हैं, दे आर मोर क्रिएटिव और लीडरशिप में अच्छे होते हैं। अब हम लीडरशिप भी एक कोर्स अपना एक चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि लीडरशिप के ओपननेस टू एक्सपीरियंस के साथ कैसे रिलेशनशिप हो सकता है। एंड एग्रीएबल पीपल आर गुड इन सोशल सेटिंग्स। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी समरी इसमें दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये बिग 5 जो हैं वो अफेक्ट करते हैं और रेलिवेंट क्यों है हमारे लिए। जो इमोशनल स्टेबल हैं, दे हैव लेस नेगेटिव थिंकिंग, यानी इमोशनल स्टेबल इज न्यूरोटिसिज्म, इज नेगेटिव ऑफ न्यूरोटिसिज्म। सो दे हैव लेस नेगेटिव थिंकिंग एंड फ्यूअर नेगेटिव इमोशंस। दे आर लो हाइपर विजिलेंट, ये मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे अफरा तफरी या बहुत ज़्यादा जो है ना वो एंग्जाइटी का शिकार नहीं रहते। क्या फ़र्क पड़ा अगर ये चीज़ें आपके अंदर है? जॉब सेटिस्फेक्शन और लाइफ सेटिस्फेक्शन इनकी ज़्यादा होती है, स्ट्रेस लेवल इनकी कम होती है। अब आप खुद ही सोच लें कि क्या ये चीज़ें फ़ायदे वाली नहीं है ऑन द जॉब। सिमिलरली एक्स्ट्रावर्जन वाले, दे हैव बेटर इंटरपर्सनल स्किल्स, ऑफ कोर्स सोशल सेटिंग से रिलेटेड है, दे आर मोर सोशल, तो उनके इंटरपर्सनल स्किल्स भी बेहतर होंगे। दे हैव अ ग्रेटर सोशल डोमिनेंस, यानी अगर किसी पार्टी में हैं तो ये बड़े प्रोमिनेंट नज़र आ रहे होंगे। एंड मोर इमोशनली एक्सप्रेसिव, इनकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी, ये अपनी बातें और ना सिर्फ बात करने में बेहतर होंगे, इमोशनली चीज़ों को हैंडल करने में ये ज़्यादा जो है वो कॉम्पिटेंट होंगे। अब इसका क्या इफेक्ट है? परफॉर्मेंस पे बड़ा अच्छा इफेक्ट है इसका। अब परफॉर्मेंस स्पेसिफिक टू सर्टन जॉब्स, लेकिन कॉमनली देखा गया है कि ज़्यादातर जॉब्स में चूँकि सोशल इंटरेक्शन होती है। अच्छा, लीडरशिप में अफेक्ट कर रहा है पॉजिटिवली, हायर जॉब एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन। सिमिलरली ओपननेस टू एक्सपीरियंस में, अच्छा अब जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस होगा वो लर्निंग में ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो नई से नई चीज़ सीखना चाहेगा। क्रिएटिव ज़्यादा होगा, फ्लेक्सिबल एंड एटोनमस, मतलब ये कि चेंज को जल्दी बर्दाश्त कर लेगा। और ये नहीं कहेगा कि जी मेरी चेयर ऑफिस में पड़ी थी तो वो कहाँ चली गई, क्योंकि वो न्यू एक्सपीरियंस उसको अच्छा लगता है। उसको एक नई चेयर मिली है, वो उसको एंजॉय करेगा, नई ऑफिस को एंजॉय करेगा, नई लोकेशन को एंजॉय करेगा, घूमना फिरना उसको ज़्यादा पसंद होगा। तो अब इसका क्या फैक्ट है कि जी ट्रेनिंग करना इन लोगों को पसंद है, ज़्यादा बेहतर ट्रेनिंग करते हैं, लीडरशिप में बड़ा इसका पार्ट प्ले होता है, एंड दे आर मोर एडॉप्टेबल टू चेंज। वो ये नहीं कहेगा जो ओपन एक्सपीरियंस है कि जी ऑनलाइन क्लासेस क्यों हो रही हैं, हमें इनकी समझ नहीं आ रही। वो सबसे पहले तो ये सोचेगा यार कि इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस इन लाइफ और ये मेरे लिए बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। इंजॉय करेगा उस चीज़ को कि अगर उसको एक नया एक्सपीरियंस करना मिल रहा है, वो उसको पॉजिटिवली लेगा। एग्रीएबलनेस, बेटर लाइट, क्यों सब पसंद करते हैं ऐसे लोगों को जो जो उनके साथ एग्री करते हैं और ऐसे मामलात को लेके चलते हैं कि कन्फ्लिक्ट कम से कम हो।
दे आर मोर कंप्लायंट एंड कंफॉर्मिंग। अब जो ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एग्रीएबलनेस वाले उनसे ज़्यादा उनको फॉलो करेंगे और आप बॉस की बात भी ज़्यादा मानेंगे। सो फिर अगेन इसका रिलेशनशिप परफॉर्मेंस के साथ एंड लोअर लेवल ऑफ डेविएंट बिहेवियर्स। ये नहीं करेंगे कि आप बॉस ने ये कहा मैं अपनी मर्जी से कर लूँ, बिकॉज दे आर हाई इन एग्रीएबलनेस। देन कॉन्सेंशियसनेस, ग्रेटर एफर्ट एंड परसिस्टेंट, मोर ड्राइव एंड डिसिप्लिन, बेटर ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लानिंग। और ये तमाम एक अच्छे एम्प्लॉय की खूबियाँ यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं। सो वंस अगेन हायर परफॉर्मेंस, एनहांस लीडरशिप एंड ग्रेटर लॉन्गेविटी, यानी ये ज़्यादा टेन्योर अपनी एक जॉब में रुकना पसंद करेंगे। तो अब आप खुद इस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि किस तरीके से पर्सनैलिटी डायमेंशंस का आपके जॉब रिलेटेड आउटकम्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। There are other personality traits that are relevant to OB which we will discuss in our next lecture. अभी इस लेक्चर के लिए थैंक यू सो मच।